हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, बिल्कुल मजे में होंगे। तो बेटा हम आ गए हैं हमारे नीट सिलेक्शन एक्सप्रेस हिंदी बैच के आखिरी लेक्चर में। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे पीवाईक्यूज एक छोटे से चैप्टर के, एक सस्ते से चैप्टर के, जिसका नाम है पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। बेटा एक सवाल आप इससे एक्सपेक्ट कर ही कर सकते हो, आ ही जाता है तो अपने को आना चाहिए टॉपिक। ठीक है, बहुत आसान है, पूरा थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। अगर आपको कोई कहे कि इस चैप्टर के अंदर स्कोर करने का तरीका बता दो, तो मैं सिर्फ और सिर्फ इतना सा बोलूंगा कि बेटा जैसे तुम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पढ़ते हो ना, इस चैप्टर के लिए भी एनसीईआरटी ही पढ़ लो। थोड़ी बहुत बातें मैं एक्स्ट्रा आज बताऊंगा कुछ क्वेश्चंस के थ्रू, वो ध्यान रखना। बाकी एनसीईआरटी पढ़ो, मस्त रहो। एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं आने वाला है, श्योर है। ठीक है जी, पक्का। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे कुछ एमसीक्यूज इसके, कुछ पीवाईक्यूज इसके छोटे छोटे, और इस चैप्टर को अलविदा कह के हम अपने कोर्स को भी अलविदा कहेंगे। छोटा सा लेक्चर होगा, 20 25 30 मिनट का, ध्यान से सुन लो। आखिरी बात है, इसके बाद तुम्हें नीट का पेपर देना ही है, और मजे ही मजे हैं फिर लाइफ में। अच्छा पेपर हो जाएगा तो सही है जी। स्टार्ट करेंगे आप, आओ एक एक करके शुरू करते हैं। बेटा कुछ सवाल आपको इंग्लिश में मिलेंगे, कुछ सवाल आपको हिंदी में मिलेंगे। मैं हिंदी सबकी समझा दूंगा, हम ढंग से समझ के ही चीजों को करेंगे, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और अब तो पूरा कोर्स पढ़ चुके हैं, लास्ट चैप्टर पे आ गए हैं, बहुत मेहनत कर ली है। आई एम श्योर ये चैप्टर तुम लोग अपनी तरफ से तैयार कर ही चुके होंगे, बस आज तो अपन एक फाइनल बटरिंग करने वाले हैं। ठीक है साहब, तो शुरू करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ये आए हम हमारे पहले सवाल की तरफ। तो बेटा पहला सवाल आपको यह कह रहा है कि एंजाइम्स के बारे में गलत कथन कौन सा होगा। एंजाइम्स के बारे में आपको बताना है गलत कथन कौन सा होगा। तो बेटा अगर आप पृष्ठ रसायन चैप्टर की बात करते हैं, तो उस चैप्टर में ना आप तीन चीजों को पढ़ते हैं। आप अधिशोषण पढ़ते हैं, आप उत्प्रेरकीय व्यवहार पढ़ते हैं, और आप कोलॉइडी विलयन पढ़ते हैं। ठीक है, एंजाइम वाला जो टॉपिक है वो उत्प्रेरकीय व्यवहार के समय पे आता है, और हम एंजाइम के बारे में वहां हर तरीके की बात करते हैं। एंजाइम्स के बारे में इनफैक्ट तुम तो नीट वाले बच्चे हो, तुम तो बायो में भी बहुत ज्यादा पढ़ते हो। सही है, ठीक है जी, समझ आती है बात, बहुत बढ़िया। तो कुछ स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे इंग्लिश में लिखे हुए, समझना ध्यान से। एंजाइम को बायो कैटलिस्ट कहा जाता है। बेटा ये तो बिल्कुल सही बात है, एंजाइम कैटलिसिस हमारी बॉडी में होता है। हमारी बॉडी में जैसे अभिक्रिया को उत्प्रेरक की जरूरत होती है दर बढ़ाने के लिए, वैसे हमारी बॉडी के फंक्शनिंग को बढ़िया होने के लिए एंजाइम की जरूरत पड़ती है। तो बायो कैटलिस्ट है एक तरीके का। लाइक केमिकल कैटलिस्ट, एंजाइम रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बायो प्रोसेस। ये कहना चाह रहा है कि जैसे रासायनिक अभिक्रियाओं में जो उत्प्रेरक होता है वो क्या करता है, वो बेटा सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है, कम सक्रियण ऊर्जा वाले रास्ते से रिएक्शन को ले जाता है ताकि अभिक्रिया जल्दी हो जाए। ठीक उसी प्रकार जब हमारी बॉडी में उत्प्रेरक जो है वो है एंजाइम, जब ये यूज होता है तो ये हमारी बॉडी के अंदर सक्रियण ऊर्जा को क्या कर देता है, कम कर देता है। क्या कर देता है बेटा, कम कर देता है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, पर आपको तो गलत स्टेटमेंट ढूंढना है, तो ये तो आंसर नहीं हुआ। अगर तुमने तीसरा स्टेटमेंट पढ़ा तो यहां लिखा है कि एंजाइम पॉलीसैकेराइड है, बहुसैकेराइड, और यही है गलत स्टेटमेंट। यही क्या है, गलत स्टेटमेंट। कारण बेटा ये गलत स्टेटमेंट इसलिए है कि एंजाइम आपका बहुसैकेराइड या कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, एंजाइम तो आपका प्रोटीन होता है। एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन होता है। ये एनसीईआरटी की लाइन में आपके लिए लाया हूं, ध्यान से देखो। एंजाइम होते हैं कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन के कार्बनिक यौगिक, जो कि लिविंग प्लांट या एनिमल से बनते हैं। ठीक है, ये बहुत ही जटिल नाइट्रोजन वाले यौगिक होते हैं, और बेटा ये एक्चुअली प्रोटीन होते हैं, या हम कहते हैं बहुत ज्यादा अणुभार वाले प्रोटीन होते हैं। ठीक है जी, बहुलकीय प्रोटीन जो होते हैं उस तरीके के होते हैं। तो बेटा ये तो प्रोटीन है, और जो कोलॉइडीज विलयन बनाता है पानी के साथ, ये तो प्रोटीन है जो कि जल के साथ में कोलॉइडी विलयन बनाते हैं। और अगर ये प्रोटीन है तो बेटा जी बहुसैकेराइड तो होना संभव नहीं है। अगर होना संभव नहीं है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल गलत कथन है। यही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि ये बिल्कुल गलत कथन है। बोलो हाँ या ना, सही बात है क्या, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए अगले सवाल पे चलें। अगर अगले सवाल की तरफ जाते हैं तो ये देखिएगा, टिंडल प्रभाव निम्न के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, सही विकल्प चुने। बेटा जी आपके पास ना 4 ऑप्शंस हैं।
आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको यह बताना है इन चारों में से किस में टिंडल प्रभाव को दिखाया जा सकता है। तो बेटा जी ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश करो। टिंडल प्रभाव कोलॉइडी विलयन दिखाते हैं। क्या होता है इसके अंदर, तुम्हारे पास लाइट का इधर उधर फैलना होता है, स्कैटरिंग होती है। कोलॉइडी विलयन से लाइट पास हो जाती है, अंधेरे में भी जब करते हो तो स्कैटर होती है, ठीक है, ये बात होती है। चलो बहुत बढ़िया। तो हमने कहा टिंडल प्रभाव कौन दिखाते हैं, भाई तुम्हें अच्छे से समझ में आती है बात कि टिंडल प्रभाव तुम्हारे कोलॉइडी विलयन दिखाते हैं। अगर बेटा जी टिंडल प्रभाव तुम्हारा कोलॉइडी विलयन दिखाते हैं तो इन चारों ऑप्शन में से कोलॉइडी विलयन कौन है हमें ये जज करना है। इन चारों ऑप्शन में से कोलॉइडी विलयन कौन है हमको ये जज करना है। तो बेटा इन चारों ऑप्शंस में से अगर बात करी जाए तो कोलॉइडी विलयन होता है तुम्हारा स्टार्च। कोलॉइडी विलयन क्या होता है, स्टार्च, क्योंकि स्टार्च एक प्रोटीन है एक तरीके का, और ये बहुत ज्यादा अच्छा कोलॉइडी विलयन बनाता है जल में। हमने अभी बात करी थी एंजाइम की तरह। तो बेटा जी जो NaCl है, जो ग्लूकोज है, जो यूरिया का विलयन है, ये नहीं होते, ये तो तुम्हारे असली विलयन है। जबकि जो स्टार्च का विलयन है वो क्या है, कोलॉइडी विलयन। तो ये तुम्हारा क्या दिखाएगा, टिंडल प्रभाव दिखाएगा। ये याद करने का पॉइंट होता है। आप NCERT पढ़ेंगे, आपको लिखा हुआ भी मिलेगा और वहां से आप ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं। सही बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। आओ अगले सवाल पे बात करें। कागज वर्ण लेखिकी किस चीज का उदाहरण है, आपको बताना है कागज वर्ण लेखिकी किस चीज का उदाहरण है। बेटा इसको इंग्लिश में अगर आप चेक करेंगे तो आपको ये लिखा हुआ मिलता है पेपर क्रोमैटोग्राफी। अगर आप इंग्लिश में चेक करेंगे तो आपको लिखा हुआ मिलता है पेपर क्रोमैटोग्राफी। काम क्या आता है क्रोमैटोग्राफी या वर्ण लेखिकी, ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये चीजों को बांटने के काम आता है, डिस्टिंग्विश करने के काम आता है, अंतर करने के काम आता है। सही है। अब ये अलग अलग तरीके का हो सकता है। तो जो पेपर क्रोमैटोग्राफी है ये अधिशोषण के फंडे पे काम करता है, अधिशोषण का एप्लीकेशन होता है। और बेटा अगर आप पर्टिकुलरली वर्ण लेखिकी में कागज वर्ण लेखिकी की बात करें तो ये एक तरीके की विपाटन वर्ण लेखिकी है। क्या है, विपाटन वर्ण लेखिकी है। हम बोलते हैं ये पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी है बेटा। क्या है ये, एक तरीके की पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी, क्योंकि ये चीजों को बिल्कुल ही बांट के रख देता है अलग अलग टुकड़ों में, अलग अलग। अगर आपके पास एक विलयन है, आपको उसके अंदर चीजों को डिस्टिंग्विश करना है तो आप क्रोमैटोग्राफी यूज कर सकते हैं। और ये अभी की बात नहीं है, ये तो तुमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। पर हाँ तुम्हें ये पता था अभी तक कि वर्ण लेखिकी क्या होता है, उसके पार्ट्स नहीं पता थे, उसके टाइप्स नहीं पता थे। हमने अभी उसके टाइप की बात कर ली कि कागज वर्ण लेखिकी जो होती है उसको विपाटन वर्ण लेखिकी भी बोलते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ये कि जो कागज की वर्ण लेखिकी है वो किसका एग्जाम्पल है बेटा, विपाटन वर्ण लेखिकी का एग्जाम्पल है। सही बात है क्या, बहुत बढ़िया। अगर ये सही बात है तो अगला सवाल देखिए, जीटा विभव का मापन कोलॉइडी विलयन के किस गुणधर्म के निर्धारण में उपयोगी होता है। बेटा जी जीटा विभव का मतलब समझो। जीटा विभव का मतलब क्या होता है तुम्हें याद होगा, हम बोलते हैं कि आपका कोलॉइडी विलयन वो हेल्महोल्ट्ज वाली डबल परत बनाता है। तो उन परतों में जो विपरीत आवेश होते हैं उनकी वजह से जो वहां पे विभव डेवलप होता है, विभव का अंतर बनता है। हम बोलते हैं ना आपके पास एक फिक्स लेयर होती है, एक डिफ्यूज लेयर होती है, उनमें जो भी आपके विपरीत आवेश होते हैं उनकी वजह से जो भी आपका एक विभव का अंतर डेवलप होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जीटा विभव कहते हैं। ठीक है, तो कोलॉइडी विलयन में विपरीत या समान आवेशों के बीच में जो विभव का अंतर डेवलप होता है उसे हम जीटा विभव कहते हैं। और जीटा विभव का एक ही काम है, जीटा विभव का एक ही काम है। क्या काम है, जीटा विभव का साफ साफ काम होता है आपके कोलॉइडी विलयन के स्थायित्व के बारे में बात करना, कोलॉइडी विलयन के स्थायित्व के बारे में बात करना। कारण बेटा अगर समान आवेश होंगे तो आपको अच्छे से पता है कि कोलॉइडी आवेश, कोलॉइडी विलयन जो होता है उनमें आवेश होता है। अब अगर समान आवेश होगा तो होगा क्या, अगर सारे कणों में एक जैसा आवेश है तो वो अगर एक दूसरे के पास आएंगे तो एक दूसरे से प्रतिकर्षित होंगे, क्योंकि ये तो लॉ है साइंस का कि विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है, समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। अगर समान आवेश वाले कण पास पास आएंगे तो उनमें प्रतिकर्षण होगा, अगर उनमें प्रतिकर्षण होगा तो वो दूर दूर जाएंगे। और ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर विपरीत आवेश वाले पास आ गए तो बेटा उनमें स्कंदन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्कंदन हो जाएगा, अवक्षेपण हो जाएगा, हमारा सोल खराब हो जाएगा, कोलॉइड खराब हो जाएगा।
तो हमने कहा अगर सही कोलॉइड होगा, विपरीत आवेश वाले की जगह अगर समान आवेश होंगे तो वो पास आएंगे, तो उनमें रिपल्शन आएगा, वहां जो विभव का अंतर डेवलप होता है, वहां पे जो विभव का अंतर आएगा जो भी आवेश की वजह से, उसे हम जीटा विभव कहेंगे। तो सीधी सी बात है, जीटा विभव का मापन कोलॉइडी विलयन के किस गुणधर्म को दिखाता है? उसके स्थायित्व को, उसकी स्टेबिलिटी को। समझ आई बात? कोलॉइडी कणों की स्टेबिलिटी को दिखाता है ना जी? बहुत बढ़िया। अगर ये सही है, बहुत ही अच्छा सवाल लेके आया हूं, बहुत ही बढ़िया सवाल है, आपको आना चाहिए ये वाला सवाल करना। सवाल आपको कह रहा है कि किस विलयन के मिश्रण से ऋणावेशित कोलॉइडी विलयन बनता है, और ऋणावेशित कोलॉइडी सोल का एग्जाम्पल है ये। बेटा ऋणावेशित कोलॉइडी सोल आपका वो होता है, ऋणावेशित कोलॉइडी सोल आपका वो होता है जिस कोलॉइडी सोल में ऋणात्मक आवेश ज्यादा हो, जिस कोलॉइडी सोल में ऋणात्मक आवेश ज्यादा हो। हम कहते हैं कोलॉइडी सोलों में आवेश होता है, और अगर आप कोलॉइडो सोलों में आवेश की बात करेंगे, अगर आप कोलॉइडी सोल में आवेश की बात करेंगे तो हम बोलते हैं आवेश तो दोनों तरीके का ही हो सकता है, धनात्मक भी और ऋणात्मक भी। आवेश तो दोनों तरीके का ही हो सकता है, धनात्मक भी और ऋणात्मक भी। अगर दोनों तरीके का आवेश हो सकता है तो अगर आपके बीकर में धनायन की मात्रा ज्यादा होगी तो धनात्मक आवेश बनेगा, अगर ऋणायन की मात्रा ज्यादा होगी तो ऋणात्मक आवेश बनेगा। सीधी सी बात है। ठीक है जी, अगर ये वाली बात समझ में आती है बेटा तो आप ध्यान से सारे ऑप्शन देखें। आपको बनाना कैसा सोल है? आपको बनाना है AgI पे I माइनस वाला सोल। क्या बनाना है? AgI पे I माइनस वाला सोल। कैसे बनाएंगे? ध्यान से ऑप्शंस को चेक करिए, ऑप्शंस को चेक करिए। तो बेटा ये तो सीधी सी बात है कि AgNO3 पे अगर Ki क्रिया करेगा तो आपका AgI बनेगा और KNO3 बनेगा। AgNO3 पे अगर क्रिया करेगा Ki, AgNO3 पे अगर Ki क्रिया करेगा तो AgI बनेगा और KNO3 बनेगा। अब इस AgI जो बनने वाला है ये किन की वजह से बन रहा है? अगर आप यहां ध्यान से देखें तो इधर है Ag प्लस आयन और इधर है I माइनस आयन, इधर है Ag प्लस आयन और उधर है I माइनस आयन। तो AgI बनेगा, ये ठीक है, AgI बनेगा, ये ठीक है। कभी कभी इस सोल पे क्या होता है, Ag प्लस ज्यादा आ जाता है और परत बना लेता है, कभी कभी I माइनस ज्यादा आ जाता है और डिपॉजिट हो जाता है। तो जो आपके सोल पे नेट आवेश आता है वो इससे डिसाइड होता है कि ये ज्यादा मात्रा में है, ये ज्यादा मात्रा में। जो ज्यादा मात्रा में होगा वो अल्टीमेटली उस पे आवेश डिसाइड करेगा। सही बात है। अच्छा ठीक है, हमें ऋणावेशित सोल ही बनाना है, मतलब क्लियर है कि हमें तो AgI पे I माइनस को ही जिताना है, I माइनस को ही ज्यादा करना है। अब अगर I माइनस को ज्यादा करना है तो कैसे देखें? ऑप्शन देखें ध्यान से। हमें ये पता है मोलरता दी है और आयतन दिया है हर चीज का। तो आपको ये पता है कि मोलरता क्या होती है? मोल अपॉन वॉल्यूम होती है। अगर वॉल्यूम को ml में लिखोगे तो ये जो मोल है ये मिली मोल होंगे, अगर वॉल्यूम को ml में रखोगे तो जो मोल है वो मिली मोल होंगे। तो यहां से हम बोलेंगे कि जो मिली मोल है वो किसके बराबर होंगे? मोलरता इंटू ml में आयतन। जो मिली मोल है वो किसके बराबर होंगे? मोलरता इंटू ml में आयतन। सही बात है। अगर ये मोलरता इंटू ml में आयतन के बराबर हो रहा है तो बेटा जी हम हर जगह अगर मोल निकाल दें तो शायद कुछ हेल्प हो जाए। ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि और कुछ नहीं समझ आ रहा, और मैंने मैराथन में भी समझाया था, जहां पड़े केमिस्ट्री में झोल निकाल के देखो मोल, तो यहां भी निकाल के देखेंगे मोल। तो आओ भैया, 1 मोलर AgNO3 50 ml में है तो साफ साफ समझ आ रहा है मोलरता इंटू आयतन से 50 मिलीमोल हो गया। 1.5 ml Ki का 50 ml है तो साफ साफ समझ में आ रहा है 1.5 इंटू 50 करोगे अगर तो ये 3/2 इंटू 50 हो जाएगा और ये हो जाएगा 75 मिलीमोल। हो जाएगा क्या? अगर ये हो जाएगा 75 मिलीमोल तो हम बोलेंगे ये हो गया ये। ठीक है साहब, ये 50 है, ये 75 है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, आगे आओ आगे आओ। हम बोलेंगे अगर इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में करेक्शन करना जरा, इस क्वेश्चन में करेक्शन करना जरा। ये 1 मोलर है, अगर ये 1 मोलर है तो ये भी हो गया 50 मिलीमोल, राइट? ठीक, अगले ऑप्शन पे आते हैं। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है? अगला ऑप्शन कह रहा है 1 मोलर AgNO3 का 50 ml है तो ये भी 50 मिलीमोल हो गया, ये भी 50 मिलीमोल हो गया, और 2 मोलर Ki का 50 ml है तो ये 100 मिलीमोल हो गया।
ठीक है जी, ये 50 मिलीमोल हो गया और ये 100 मिलीमोल हो गया, है ना। अच्छा, सी ऑप्शन पे आते हैं। 2 मोलर AgNO3 का 50 ml है तो ये हो गया 100 मिलीमोल, 100 मिलीमोल, जबकि ये हो गया 1.5 मोलर का 50 ml, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 75 मिलीमोल। तो बेटा जी ये 100 है और ये 75 है, ये 50 है और ये 100 है, ये 50 है और ये 50 है। अगला देखो ये वाला 0.1 मोलर AgNO3 का 50 ml है, तो तुम्हें भी दिख रहा होगा ये हो जाएगा 5 मिलीमोल, ये हो जाएगा 5 मिलीमोल। अगर ये हो जाएगा 5 मिलीमोल तो ये है 0.1 मोलर KI का 50 ml, तो ये भी हो जाएगा 5 मिलीमोल। तो ये AgNO3 का 5 मिलीमोल, ये KI का 5 मिलीमोल। देख लो ध्यान से, ठीक है जी। ये डेटा सेट समझ में आ रहा है क्या? अगर ये डेटा सेट समझ में आया तो हमें तो ये फैसला लेना है कि ऋणावेशित सोल कौन है। हमें कैसे पता चलेगा ऋणावेशित सोल कौन है? तो बेटा सीधी सी बात है, जहां से ऋणायन आ रहा है, अगर उस वाले विलयन की सांद्रता ज्यादा है मतलब उसकी मात्रा ज्यादा है, अगर उसका अमाउंट ज्यादा है तो उसकी वजह से आवेश डिसाइड हो जाएगा ना। तो देखो ध्यान से, अगर बी ऑप्शन देखो तो आपके पास KI का 100 मिलीमोल है और AgNO3 का 50। अगर KI के मिलीमोल ज्यादा है मतलब विलयन में, बीकर में I माइनस की सांद्रता ज्यादा है, और अगर I माइनस की सांद्रता ज्यादा है तो हम बोलेंगे कि ये कैसा होगा, ऋणावेशित। कैसा होगा, ऋणावेशित। देखो यहां बराबर है, यहां पे धनायन ज्यादा है तो ये धनावेशित बनता, और यहां बराबर है, हमें तो ऋणावेशित चूज करना था, हमारा बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? ठीक है साहब, पक्का जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर इस तरीके से चीजें समझ में आती हैं तो आइए आगे बात करते हैं। हम करते हैं एक बड़े ही आसान तरीके के सवाल की बात। हम करते हैं एक बड़े ही आसान तरीके के सवाल की बात। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। अब आप कहोगे सर ये हम रटें क्या? तो बेटा रटना क्या है, मतलब एक टेबल है, बस उतना ध्यान रखो। ये टेबल है, आपने जब द्रव्य की अवस्था के हिसाब से कोलॉइडी विलयनों के प्रकार देखे तो आपको समझ आया कि आपके पास 8 तरीके के कोलॉइडी विलयन हो सकते हैं। ठीक है, अधिशोष्य और अधिशोषक जो होता है आपके पास में एड्सॉर्प्शन में, उस तरीके से डीपी और डीएम होता है। ठीक है, आप 8 तरीके के कोलॉइडी विलयन बना सकते हो और ये सबके एग्जाम्पल्स होते हैं। अगर ये सबके एग्जाम्पल भी होते हैं तो बेटा जी आपके पास में केस क्या है, फॉग। आपके पास में केस क्या है, फॉग। अगर फॉग का केस है तो आपको कहे धुंध जो है वो कैसा सोल है, धुंध जो है वो कैसा सोल है, सॉलिड इन गैस का, ठोस का गैस में, गैस इन गैस का, गैस का गैस में, लिक्विड इन गैस का, या गैस इन लिक्विड का। तो बेटा ये किसका हो जाता है, फॉग किसका हो जाता है? तो अगर आपको ये टेबल पता है तो आप कह सकते हो कि लिक्विड इन गैस है। लिक्विड आपका डीपी है और माध्यम कौन सा है, पूरा का पूरा गैस है, तो द्रव्य जो है वो गैसीय माध्यम में है। ठीक है जी, ये होता है आपका फॉग। ये क्या होता है आपका, फॉग। यही होता है आपका मिस्ट, यही होता है आपके बादल, यही होते हैं आपके इंसेक्टिसाइड स्प्रे, जो हिट, मॉर्टिन, ये सारे स्प्रेज आते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए चीज कौन सी कैटेगरी होती है, मिल्क कौन सी कैटेगरी होती है, झाग कौन सी कैटेगरी होती है, पेंट कौन सी कैटेगरी होती है। ठीक है, तो आपके पास अलग अलग कैटेगरी होती हैं। तो हम बोलते हैं कि लिक्विड इन गैस वाली जो कैटेगरी है ये फॉग के लिए सही कोलॉइडी विलयन है, फॉग के लिए सही कोलॉइडी विलयन है। समझे क्या बात? इस तरीके के सवाल आने चाहिए, करने आते हैं आपके पास एग्जाम में। ये देखो, ये कह रहा है कि आपके पास में अलग अलग आपके पास में कोलॉइडल सोल है और आपके पास AS2S3 का सोल है। इसके स्कंदन के लिए आपसे बात हो रही है। इसके स्कंदन के लिए 3 तरीके के सोलों का इस्तेमाल किया जाता है। ये 3 तरीके के सोल हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है आर्सेनस सल्फाइड वाले स्कोल के स्कंदन के लिए, सॉरी आर्सेनस सल्फाइड वाले सोल के स्कंदन के लिए। मैंने स्कोल का संदन बोल दिया, इट शुड बी सोल का स्कंदन। ठीक है, ठीक है जी, हमें बताना उसकी कोएगुलेटिंग पावर का क्या ऑर्डर होगा। तो अगर आपको स्कंदन संख्याएं दी है और आपसे स्कंदन क्षमता मांगी है तो क्या करोगे? स्कंदन संख्याएं दी है और स्कंदन क्षमता मांगी है, क्या करोगे? तो बेटा जी एक ऑर्डर ध्यान रखना हमेशा, हम कहते हैं जो स्कंदन संख्याएं होती हैं, जो स्कंदन संख्याएं होती हैं वो आपकी स्कंदन क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो स्कंदन क्षमताएं होती हैं और जो स्कंदन संख्या होती है
वो व्युत्क्रमानुपाती होती है एक दूसरे के। बोलो, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो कोएगुलेटिंग वैल्यू है वो कोएगुलेटिंग पावर के व्युत्क्रमानुपाती है। तो सीधी सी बात है, ये बात तो तुम्हें समझ आ रही है। ये एक ऋणात्मक सोल है, तो उसको स्कंदन करने के लिए धनावेशित सोल चाहिए। तो यहां से Na+ आएगा, यहां से Mg+2 आएगा, या यहां से Ba+2 आएगा। परंतु अगर तुम्हें स्कंदन संख्या का मान पता है तो आप बोलोगे स्कंदन संख्या का जो मान है वो क्या है। ये मान है आपके पास में NaCl, फिर आपका BaCl2 और फिर आपका MgSO4। NaCl, BaCl2, MgSO4 ये है। अगर ये स्कंदन संख्या का मान है तो स्कंदन क्षमता क्या हो जाएगी, इसका उल्टा। अगर ये वैल्यू हो जाएगी इसकी उल्टी, तो ध्यान से देखिएगा, अगर ये वैल्यू है हमारे पास तो MgSO4 है थर्ड वाला, BaCl2 है सेकंड वाला और NaCl है फर्स्ट वाला। तो आपका आंसर क्या आएगा, 3 2 1। आंसर क्या आएगा, 3 2 1, सी ऑप्शन। आंसर क्या आएगा, 3 2 1, सी ऑप्शन। ठीक है, तो स्कंदन संख्या और स्कंदन क्षमता का उत्क्रमानुपाती ऑर्डर होता है हमेशा। ठीक है जी, कोई दिक्कत, सही है, बहुत बढ़िया। अगर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो बेटा जी ये वाला सवाल देखिए, ये वाला सवाल देखिए। निम्न में से कौन सी विशेषता अधिशोषण के साथ जुड़ी हुई है। एड्सॉर्प्शन बोले तो अधिशोषण। आपको बताना है निम्न में से कौन सी विशेषता अधिशोषण के लिए है या अधिशोषण की विशेषता है, आपको बताना है और समझाना है। तो बेटा हमने कई बार बात करी है कि अधिशोषण एक स्वतः प्रक्रम है और वहां पर एंथैल्पी का मान हमेशा ऋणात्मक होता है, क्योंकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, बहुत ही ज्यादा ऊष्मा उत्सर्जित होती है। और इसलिए हम कहते हैं कभी कभी कि जो अधिशोषण है वो एंथैल्पी पे डिपेंड करता है। तो बेटा जी पहली बात स्वतः प्रक्रम है, तो तुम ये समझ गए होगे कि डेल्टा जी का मान तो ऋणात्मक होना ही है। अगर स्वतः प्रक्रम है तो डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होना ही है। दूसरी बात, अगर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी तो डेल्टा एच भी <0 होगा। और बेटा तुम सोचो, अगर आपका किसी ठोस पर गैस के अणु आके अधिशोषित होते हैं, तो पहले गैस के अणु बहुत जगह ऐसे फिर रहे थे, पहले गैस के बहुत सारे अणु इधर उधर फिर रहे थे, अब वो गैस के अणु आके इस ठोस पर टिक रहे हैं। पहले गैस के अणु हवा में फिर रहे थे, अब वो गैस के अणु आकर ठोस पर टिक रहे हैं। तो बेटा पहले वो जगह जगह फिर रहे थे, अब वो ठोस पर आकर टिक रहे हैं, मतलब उनकी रैंडमनेस क्या हो गई है, कम। अब उन्हें घूमने की जगह ज्यादा नहीं मिलेगी। अगर घूमने की जगह ज्यादा नहीं मिलेगी तो हम बोलेंगे डेल्टा एस का मान भी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। डेल्टा एस का मान भी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। डेल्टा जी ऋणात्मक, डेल्टा एच ऋणात्मक, डेल्टा एस भी ऋणात्मक। अगर ये तीनों ही मान ऋणात्मक हो रहे हैं अधिशोषण के लिए, तो हम बोलेंगे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, कि डेल जी, डेल एच, डेल एस सभी कैसे हैं, ऋणात्मक हैं। सभी कैसे हैं, ऋणात्मक हैं। डेल जी, डेल एच, डेल एस सभी कैसे होंगे भाई, ऋणात्मक होंगे। क्लियर है, समझ आई क्या बात अच्छे से, पक्का क्या, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और आपको लॉजिक पता होना चाहिए, क्योंकि अधिशोषण एक स्वतः प्रक्रम है तो डेल जी ऋणात्मक हुआ, अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो डेल एच ऋणात्मक हुआ, और अधिशोषण के दौरान गैस के अणु अगर ठोस के आपके अधिशोषक जो है अधिशोष्य पे आके जब जाके अधिशोषित हो रहे हैं तो उनका मूवमेंट क्या हो रहा है, रुक रहा है, बंद हो रहा है, कम हो रहा है, तो डेल एच भी ऋणात्मक होगा। ठीक है जी, समझ आई बात, पक्का। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा डी। सही है, बहुत बढ़िया। अगर डी आपका आंसर हो जाएगा तो हम आगे बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला सवाल है ये वाला, क्या है ये, आपको बोला जा रहा है कि कोलॉइडी विलयन का कौन सा गुणधर्म आवेश पर निर्भर नहीं करता। कोलॉइडी विलयन का इन चारों से कौन सा गुणधर्म आवेश पर निर्भर नहीं करता। अगर आवेश पे निर्भरता की बात करनी है तो बेटा इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस हो, वैद्युत परासरण हो, चाहे तुम्हारा इलेक्ट्रोफोरेसिस हो, ये तो नाम से ही समझ आ रहा है इनमें वैद्युत क्षेत्र है। अगर वैद्युत क्षेत्र है तो आपके पास में आवेश कहीं ना कहीं आएगा ही, प्लस और माइनस आएंगे। ठीक है,
चलो, अगर स्कंदन है तो स्कंदन तो होता ही विपरीत आवेशों के आने की वजह से है, स्कंदन तो होता ही विपरीत आवेशों के आने की वजह से है। तो बेटा जी ए सी डी ये तीनों की तीनों चीजें जो हैं वो आवेश की वजह से होती हैं, इनफैक्ट विपरीत आवेशों की वजह से होती हैं। तो हम बोलते हैं कोलॉइडी विलयन के ये तीनों गुणधर्म जो हैं ये तो आपके आवेश पर निर्भर करते ही हैं। केवल एक ऐसा गुणधर्म है इन चारों में से जो आवेश पे निर्भर नहीं करता, और वही हमारा आंसर हो जाएगा, जिसका नाम होगा टिंडल प्रभाव। क्या होगा बेटा जी? टिंडल प्रभाव। कारण बेटा टिंडल प्रभाव में आवेश का कोई रोल ही नहीं है। उसमें तो हम ये कहते हैं कि एक विलयन से जब लाइट पास कराएंगे तो जो प्रकाश है वो हर जगह पे फैल जाएगा, और डार्क में भी, अंधेरे में भी पास हो जाएगा, और आपके रोशनी में भी। यही तो बात होती है टिंडल प्रभाव में, उसमें आवेश का कोई रोल नहीं है। आवेश का कोई रोल नहीं है तो बस वही ऑप्शन है जहां पे आवेश पे निर्भरता नहीं है, बी आंसर हो जाएगा। सही है? पक्का? बढ़िया। अगर ये हो गया, आओ अगले सवाल पे चलें, थोड़ा अधिशोषण की बातें करें। अगर थोड़ी अधिशोषण के बारे में बातें करनी है तो बेटा सवाल आपको कह रहा है कि यदि x आपका अधिशोष्य का भार है और m आपका अधिशोषक का भार है, ठीक है जी, अधिशोष्य तथा अधिशोषक, x आपका अधिशोष्य का भार है, m आपका अधिशोषक का भार है। तो अगर ये दोनों आपके भार हैं x और m, तो हम बोलेंगे निम्न में से कौन सा रिलेशन अधिशोषण के लिए सही नहीं है। निम्न में से कौन सा रिलेशन अधिशोषण के लिए सही नहीं है। अगर अधिशोषण के लिए सही नहीं है तो बेटा जी आपको याद दिला दूं, आपका रिलेशन तो ये होता है ना x और m के टर्म्स में, और ये रिलेशन कब होता है? स्थिर ताप पर। ये कौन होता है? स्थिर ताप पर। हम बोलते हैं x बाय एम जो है वो k इंटू पी की घात 1 बाय एन है स्थिर ताप पर। अगर स्थिर ताप पर ये वाला रिलेशन है, अगर ये वाला रिलेशन फॉलो होता है तो बेटा जी अगर ताप स्थिर है तो वो p पे डिपेंडेंट है। अगर ताप स्थिर है तो x बाय एम p पे डिपेंडेंट है। अगर p स्थिर होगा तो t पे डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो वही वाली बात है, अगर ताप स्थिर है तो p पे डिपेंडेंट है, अगर P स्थिर है तो T पे डिपेंडेंट है। अगर हमारे पास x बाय एम स्थिर है तो जो प्रेशर है वो T पे डिपेंडेंट है। अगर x बाय एम का मान फिक्स हो गया, अगर x बाय एम का मान फिक्स हो गया तो जो भी दाब है वो T पे, ताप पे निर्भर करेगा। कहने का मतलब घूम फिर के ये इक्वेशन एक दूसरे से लिंक होती रहेगी। कोई भी एक चीज को स्थिर कर दो, बाकी दोनों चीजों को रिलेट कर दो, x बाय एम P और T में से। तो आपके पास में आखिरी चीज आएगी, आपके पास में आखिरी चीज आएगी ये, आपके पास में आखिरी चीज आती है ये, x बाय एम का मान क्या है? P इंटू टी के बराबर। x बाय एम का मान क्या है? P इंटू टी के बराबर। क्या ये सही है क्या? नहीं, क्योंकि बेटा P इंटू टी जैसी तो कोई इक्वेशन ही नहीं होती। इक्वेशन तो अधिशोषण की ये होती है। अगर अधिशोषण की समीकरण ये है तो ये तो सही नहीं हो सकता, और अगर ये सही नहीं हो सकता तो यही तो आपसे पूछा है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। अगर सही नहीं है तो डी आंसर हो जाएगा। समझ आई बात? पक्का? क्लियर है? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो जी, डी आंसर आ गया। इस तरीके से आगे बात करते हैं। अगर आगे बात करें तो इसी इक्वेशन का अगला पड़ाव आपको एक और सवाल में दिखने वाला है, और ये सवाल 2-3 बार घूम फिर के नीट में आ चुका है, तो हो सकता है आगे रिपीट हो जाए। कई बार पूछा जा चुका है और आसान सवाल है, ऐसा नहीं मुश्किल सवाल है। सवाल कह रहा है log x बाय एम वर्सेज log p का अगर प्लॉट बनाया जाए, वक्र बनाया जाए, वो भी किसके लिए? किसी गैस के अणुओं का ठोस पर अधिशोषण होते समय, हम बोलेंगे अगर वो एक सरल रेखा आती है तो ढाल क्या होगी? अगर log x बाय एम वर्सेज log p का जब ग्राफ बनाते हो, एक सरल रेखा आती है तो ढाल क्या होगी आपको बताना है। तो सीधी सी बात है यार, x बाय एम जो है वो बराबर होता है k इंटू पी की घात 1 बाय एन के। x बाय एम बराबर होता है k इंटू पी की घात 1 बाय एन के। अगर दोनों साइड log ले ले तो हमारी इक्वेशन बनेगी log x बाय एम इज इक्वल टू log k प्लस log p की घात 1 बाय एन। log x बाय एम इक्वल टू log k प्लस log p की घात 1 बाय एन। सही है? अच्छा जी, 1 बाय एन अगर आगे आएगा तो हम बोलेंगे log x बाय एम इक्वल टू log k
प्लस 1/n log p। log x by m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log p। ये इक्वेशन आ गई, क्योंकि 1/n आगे आ जाएगा। log x by m इक्वल टू log k प्लस 1/n log p। अब आपको सवाल कह रहा है log x by m वर्सेस log p का ग्राफ है, तो हम बोलेंगे अगर ये तुम्हारी y एक्सिस है और ये तुम्हारी x एक्सिस है, तो ये तुम्हारी ढाल हो गई और ये तुम्हारा अंतःखंड हो गया। अगर ये y एक्सिस है, अगर ये x एक्सिस है, तो ये तुम्हारी ढाल हो गई और ये तुम्हारा अंतःखंड हो गया। तो ढाल हो गई 1/n और अंतःखंड हो गया log k। ढाल हो गई 1/n और अंतःखंड क्या हो गया, log k। सवाल ने आपसे ढाल ही तो पूछी है, और ढाल पूछी है तो ढाल क्या हो जाएगी 1/n। ढाल क्या हो जाएगी 1/n। हो गया काम, यही तो था। सही बात है, यही तो पूछा था, ये आ गया। ठीक है जी, अगर ये आ गया तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपको कह रहा है कि आपके पास में निम्न में से कौन मिसेल बनाता है सीएमसी या किसी एक सांद्रता के ऊपर। ठीक है, आपको कहा जा रहा है निम्न में से कौन जलीय विलयन में मिसेल बनाता है एक सांद्रता के ऊपर, किसी एक पर्टिकुलर सांद्रता के ऊपर। तो उसके ऊपर कौन मिसेल बनाएगा। तो बेटा सीधी सी बात है, आप जब बात करते हो ना विलयनों की, तो हम कहते हैं जो सोप होती है, जो डिटर्जेंट होते हैं, वो आपके मिसेल बनाते हैं, है ना। वो मिसेल बनाते हैं एक सांद्रता के ऊपर। उस सांद्रता को हम क्या कहते हैं, सीएमसी। क्या कहते हैं, सीएमसी, क्रांतिक मिसेल सांद्रता कहते हैं। तो बेटा उसके लिए हमारे पास में कौन विलयन होता है, कौन होता है ऐसा विलयन जो इस तरीके की बात बनाता है। हम बोलते हैं डोडेसाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम क्लोराइड। ये वही सोप और डिटर्जेंट वाला होता है, तो ये बना देता है। ठीक है, इसी से मिसेल बनता है, राइट। तो ये आंसर आ गया। ठीक है साहब, ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट पॉइंट है। मैंने कहा था एनसीईआरटी याद है तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। सही है, ये देखो सवाल कह रहा है द प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ लायोफिलिक कोलॉइडल सोल इज एक्सप्रेस्ड। आपके जो लायोफिलिक कोलॉइडी सोल होते हैं उनकी प्रोटेक्टिंग पावर, अगर उनको बचाने की क्षमता देखनी है तो वो किस चीज पे डिपेंड करती है। तो बेटा वो डिपेंड करती है गोल्ड नंबर पे। ठीक है, किस पे डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है स्वर्ण संख्या पे। स्वर्ण संख्या से हम बात करते हैं उसकी प्रोटेक्टिंग पावर की। ठीक है, कितनी कम स्वर्ण संख्या उतना बढ़िया आप कोलॉइड को प्रोटेक्ट कर पाओगे, है ना। तो उस पर डिपेंड करती है। और आखिरी एक चीज है हमारे पास कि यदि आप सीएमसी की बात करते हैं जिस पे आपका मिसेल बनता है, ठीक है, आपके जो सतह के मॉलिक्यूल हैं उनमें क्या होता है, संगुणन होता है। संगुणन होता है, वो सारे के सारे आके मिलते हैं, तब जाके सीएमसी पे एक मिसेल बनता है। मिसेल होता क्या है, वो बहुत सारे आयनों की वजह से ही तो चक्का बनता है, और बहुत सारे आयनों की वजह से चक्का बनता है, तो यानी कि बहुत सारे अणुओं का उसमें क्या हुआ है, संगुणन हुआ है। अगर संगुणन हुआ है तो हम बोलेंगे एसोसिएट हुए हैं। क्या हुए हैं, बहुत सारे एसोसिएट हुए हैं अणु। सही है, तो ये वाली बात भी हो गई। तो बेटा इसी तरीके के सवाल आते हैं डायरेक्ट एनसीईआरटी वाले, और इसी के साथ बातें करते करते, चीजों को सुनते सुनते आपका ये टॉपिक क्या होता है, समाप्त। हमने कुछ अच्छे सवाल लिए थे इसके, हमने अधिशोषण कवर किया, हमने उत्प्रेरकीय व्यवहार कवर किया, हमने कोलॉइड कवर किया। सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा अधिशोषण और कोलॉइड है, उसको अच्छे से प्रिपेयर करो। इस चैप्टर को एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लो, एक सवाल तुम्हें पक्का मिलने वाला है, आसान वाला होगा अगर एनसीईआरटी पढ़ी है तो। मैंने पहले भी कहा है, मैं अब भी यही कह रहा हूँ, ईजी चैप्टर है, बढ़िया से प्रिपेयर कर लो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम। पेपर को फोड़ के आना, अपना बेस्ट करके आना। जल्दी मिलेंगे हम लोग दोबारा आपकी सिलेक्शन पार्टी के दौरान। तब तक थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।